क्लास ड्राइंग का चैप्टर 2 पिक्चर एलिमेंट्स यानी चित्र के तत्व क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चित्र के तत्व जिन मूलभूत अवयवों की स्थिति से कलाकृति का निर्माण किया जाता है उन्हें कला के तत्व कहते हैं। यानी कि एक पिक्चर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सभी उसके तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के समुचित प्रयोग द्वारा किसी काल्पनिक संयोजन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। यानी कि काल्पनिक जो हमारी इमेजिन करके जो हम चित्र कुछ बनाते हैं उसको एक रूप देने के लिए हमको इन अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। इनके अभाव में किसी भी विचार को कलाकृति के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। इन तत्वों का अपना महत्व है। कलाकार अपनी सृजन शक्ति के अनुसार इन कला तत्वों का प्रयोग कर चित्र रचना करता है। इन तत्वों के प्रयोग की भिन्नता से कलाकृति की विशेषता का ज्ञान होता है। कला जगत में जो तत्व सर्वमान्य हैं इस प्रकार है। सर्वमान्य यानी जो उसकी सभी जानते हैं, जिसके बारे में वो पढ़ेंगे हम। पहला है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? लाइन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को रेखा कहते हैं। यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ये दो बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को हम रेखा कहते हैं। इसके आधार पर सीमा का ज्ञान होता है और गति का निर्देशन भी मिलता है। चित्र में रेखा को प्रथम तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। चित्रकला का आदिम स्वरूप ही रेखांकन था। रेखाओं के विभिन्न प्रकार हैं, इसके प्रभाव भी इनके अनुरूप होते हैं। प्रमुख प्रचलित रेखाएं व उनके प्रभाव निम्नलिखित है। सीधी या खड़ी रेखा, यह धरातल पर सीधी ऊपर की ओर जाती अंकित की जाती है। मीनार, टावर, बोतल आदि के लिए ये रेखा उपयुक्त है। यह रेखा शक्ति, स्थायित्व, दृढ़ता, निश्चय और प्रगति को दर्शाती है। यानी कि सीधी रेखा जो है ये इसके लिए। दूसरी है क्षितिजाकार रेखा। यह धरातल पर सीधी पड़ी हुई अंकित की जाती है। क्षितिज स्वरूप होने के कारण इसे क्षितिज रेखा भी कहते हैं। ये शांत, निशिष्ट, विश्राम आदि के लिए प्रयोग करती है। ये जो है खड़ी रेखा और ये है क्षितिजाकार। ये खड़ी रेखा और ये है क्षितिजाकार। तीसरी हम देखेंगे तिरछी रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं क्षितिज जो कोण बनाती है वह 80 डिग्री से कम या 100 डिग्री से अधिक होता है। ये रेखाएं अस्थिरता, वेग आदि को अभिव्यक्त करती है। तिरछी रेखा यानी कि इस तरह ये होती है तिरछी रेखा। इन सभी रेखाओं का अलग अलग महत्व है। चौथा है कोणीय रेखा। इस प्रकार की रेखाएं बिजली की कड़कड़ाहट, संघर्ष, तनाव आदि को प्रतिबिंबित करती है। यानी कि इस तरह ये कोणीय रेखा कहलाती है। एक पुंजीय रेखाएं, ये रेखाएं एक बिंदु से प्रकट होकर चहुं ओर बढ़ती है। इससे प्रसार, खिलना, प्रकाशपुंज, विस्तार आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे कि एक बिंदु दिया गया है उससे कई तरह की रेखाएं निकल रही है, इन्हें बोलेंगे एक पुंजीय रेखाएं। छठी है चक्राकार रेखाएं। ये एक बिंदु से प्रारंभ होकर ये रेखाएं उसी बिंदु के चारों ओर घूमती रहती है। इससे तनाव, उत्तेजना, संप्रेक्षण आदि के भाव प्रकट किए जा सकते हैं। इस तरह की लयात्मक रेखाएं, इन्हें लहरदार रेखाएं भी कहते हैं। इन रेखाओं से पानी की लहरें, तरंगे, संगीतात्मकता आदि की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि लहरदार जो रेखाएं होती है इससे। रेखांकन का प्रकार, इनकी क्या टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। विविध विषय वस्तु की सटीक प्रस्तुति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाएं और रेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का रेखांकन विशेष महत्वपूर्ण होता है। पहला, स्वतंत्र रेखांकन। वस्तु को मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार चित्रण करना। इस विधि में
अनेक यूरोपीय चित्रकारों ने कला सृजना की है। स्मृति रेखांकन, कलाकार अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर चित्रों का निर्माण करता है, यह स्मृति रेखांकन कहलाता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, किसी यथार्थ वस्तु को वैसा ही अंकित करना, अर्थात वस्तु या व्यक्ति का प्रतिरूप अंकित करना प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाता जाता है। जैसे हम लाइफ स्टडी करते हैं कि जैसे कोई सामने कोई वस्तु रखी जाती है, उसी को देख के वैसा का वैसा चित्र जो बनाया जाता है उसे प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहते हैं। रेखांकन के उक्त विभाजन के अतिरिक्त भी कई प्रकार हैं जिसमें आधार पर रेखांकन किया जाता है, जैसे यांत्रिक रेखांकन, सीमांत रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन और प्रकृति रेखांकन, वस्तु रेखांकन आदि। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कलर यानी कि रंग। रंग कोई स्थूल वस्तु नहीं है, यह हमारी आंखों पर पड़ने वाला एक प्रभाव मात्र है जिसे मस्तिष्क रंग की संज्ञा देता है। वास्तव में रंग प्रकाश का एक गुण है, एक क्वालिटी है जो हमारे लाइट की है। सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंगों के भाव होते हैं। वस्तु से जो प्रकाश परावर्तित होता है उसे ही वस्तु का रंग माना जाता है। प्रत्येक वस्तु की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। क्षमता की इस भिन्नता के कारण वस्तु का रंग भी अलग अलग दिखाई देता है। वर्ण के 3 प्रमुख गुण होते हैं, रंगत, मान, सघनता। रंगत वर्ण की प्रकृति होती है, इसमें रंगों का अंतर स्पष्ट होता है, जैसे लालपन, नीलापन, हरापन। मान जगत के रंग हल्के व गहरेपन को कहते हैं। मान जो हम बोलते हैं ना, वो इसके किस तरह का कलर है, उसका रंगत के हल्केपन व गहरेपन को बताता है, जैसे लाल, गहरा लाल, हल्का लाल आदि। रंगत में सफ़ेद या काले रंग के प्रयोग से रंगत का मान बढ़ाया व घटाया जाता है। बढ़ाने के लिए सफ़ेद, घटाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कलर को ज़्यादा डार्क बनाने के लिए उसमें ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है और कलर को लाइट बनाने के लिए वाइट कलर यूज़ किया जाता है। सघनता से वर्ण तत्व की शुद्धता का ज्ञान होता है। जो रंग तीव्र होगा उतना ही शुद्ध होगा, जिसमें धूमिलता होगी वह कम सघन अथवा अशुद्ध होता है। वर्ण भेद, रंगों को कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन मूल विभाजन इस प्रकार से होता है। पहला है मुख्य रंग यानी मेन कलर्स। ऐसे रंग जो किसी दूसरे रंग से मिलाकर नहीं बनाए जा सकते वह मुख्य रंग कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कलर जिनको किसी और कलर को मिक्स करके नहीं बनाए जाते हैं उसे ही मेन कलर कहा जाता है। ये मेन कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो, ब्लू, ये सब मुख्य रंग हैं। इनके मिश्रण से असंख्य रंगों का निर्माण किया जाता है, यानी कि इन कलर को मिलाने से कई तरह के कलर्स बनाए जाते हैं। ये रंग पूर्णतः शुद्ध होते हैं, इसे प्योर कलर बोलते हैं। सेकंड है द्वितीय रंग, सेकेंडरी कलर्स। दो मुख्य रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं। इन्हें मिश्रित रंग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे लाल और नीला मिलाने पे बैंगनी, नीला और पीला मिलाने पे हरा और पीला और लाल मिलाने पे केसरिया। इनको मतलब किसी कलर को मिक्स करने, दो कलर को मिक्स करने पे जो तीसरा कलर हमें मिलता है उन्हें ही हम द्वितीय रंग या सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। पूरक रंग या विरोधी, दो मुख्य रंगों को मिलाने से जो द्वितीय रंग प्राप्त होता है वह शेष मुख्य रंग का पूरक रंग होता है। वर्ण चक्र में एक दूसरे के आमने सामने वाले रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात लाल प्लस पीला केसरिया, यह नीले रंग का पूरक होता है। समीवर्ती रंग, एक जैसी प्रकृति वाले रंगों को समीपवर्ती रंग कहते हैं। इन रंगों में एक ही जाति के रंग का वर्चस्व दिखाई देता है, जैसे एक ही कलर है लेकिन उसका थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि लाल केसरिया और लाल केसरिया। इनमें लाल रंग सब में उपस्थित होता है, यानी कि इन तीनों ही कलर्स में सबसे ज़्यादा रेड कलर ही हमको दिखाई देता है। अवर्णीय रंग, श्याम एवं श्वेत रंगों को अवर्णीय रंग माना जाता है, लेकिन किसी भी रंगत के विभिन्न तानों के लिए दो रंग महत्वपूर्ण होते हैं। जो टोन बनाई जाती है अलग कलर्स की, उसके लिए दो ही कलर मेन होते हैं। रंगों के प्रभाव, किसी भी चित्र में रंग का ही दर्शक से प्रथम परिचय होता है। स्वाभाविक रूप से रंग आकर्षण की वस्तु है। विभिन्न रंगों के उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रभाव होते हैं। रंगों को प्रकृति के आधार पर दो
में बांटा जाता है। पहला है गर्म रंग, ऐसे रंग जो तीव्र होते हैं और अधिक देर तक देखने से हमें थकान होती है, उष्ण या गर्म रंग कहलाते हैं। और होता जैसे कि पीला, केसरिया और लाल रंग, इन कलर्स को देखने पे हमें थोड़ा थकान सा महसूस होता है, इसलिए इन्हें हम उष्ण या गर्म हॉट कलर्स कहते हैं। ठंडे रंग, जो रंग सौम्य व शीतल होते हैं तथा जिन्हें हम अधिक देर तक देख सकते हैं, ठंडे रंगों की श्रेणी में माने जाते हैं, जैसे हरा, नीला, बैंगनी आदि। इन सभी रंगों के प्रयोग से विविध भावों का अंकन सुगमता से किया जाता है। हमारे जो कलर्स हैं कलर्स को कई तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी कि जैसे हमारे झंडे का कलर है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, इनका अलग अलग महत्व है। जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है। इसी तरह से जो सारे कलर्स है वो किसी ना किसी चीज़ का प्रतीक होते हैं। जैसे कि लाल कलर है वो युद्ध, क्रोध और उल्लास का प्रतीक होता है। पीला रंग प्रकाश, ऊष्मा और गर्व का प्रतीक। नीला रंग भय, रात्रि, कामुकता का प्रतीक। हरा शांति, समृद्धि और विश्राम का प्रतीक है। नारंगी रंग प्रेरणा, अध्यात्म, ज्ञान, वीरता, राजसी, इनका प्रतीक है। बैंगनी रंग दुख, रहस्य, मृत्यु का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, पवित्रता, उज्ज्वलता का प्रतीक है। श्याम यानी काला रंग अंधेरा, भय, दुख, कपट और षड्यंत्र का प्रतीक है। वर्ण प्रतिस्थापन, विविध श्रेणी या प्रकृति के रंगों को प्रयोग करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। भावों और विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार चित्र में रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों की पुनरावृत्ति रंगत के मान को घटा या बढ़ाकर उचित संगति व विरोधाभासी ढंग से प्रयोग कर चित्र में संप्रेक्षणीयता व आकर्षण लाया जाता है। वर्ण नियोजन यानी रंग संगति, चित्र में रंगांकन की विभिन्न पद्धतियां हैं। कलाकार अपनी आवश्यकता अनुसार इसका चयन करता है। निम्नलिखित रंग संगति महत्वपूर्ण है। समीपवर्ती रंग योजना, रंग चक्र के आसपास आने वाले रंगों का प्रयोग इस संगति से किया जाता है कि इस प्रकार के रंगों में कोई एक रंग सभी रंगों में उपस्थित रहता है, जैसे लाल, बैंगनी और बैंगनी। पूरक रंग, इस प्रकार की रंग संगति में परस्पर विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की रंग संगति आकर्षक तो होती है, परंतु संतुलन बनाए रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बहुवर्णीय रंग योजना, इस प्रकार के वर्ण नियोजन में रंगों की कोई सीमा नहीं होती, बल्कि कलाकार स्वविवेक से एवं विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार कितने भी रंग काम में ले सकता है। एक वर्णीय रंग योजना, किसी एक ही रंग को लेकर उसकी विभिन्न तानों से, यानी विभिन्न उसकी जो अलग अलग हम टोन बनाते हैं, कोई लाइट कोई डार्क, उससे चित्र को पूरा करना एक वर्णीय रंग योजना के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार की योजना में श्याम श्वेत रंग का प्रयोग का महत्व होता है, यानी कि कलर लाइट और डार्क एक ही कलर को यूज में लेके उसके कई शेड बनाए जाते हैं लाइट और डार्क, और उन्हीं से ही पूरा पिक्चर कंप्लीट किया जाता है। अवर्णीय यानी वर्ण शून्यता, केवल काले या सफेद रंगों की संगति का प्रयोग वर्ण शून्यता की श्रेणी में माना जाता है। त्रयी रंग योजना, इस प्रकार की रंग योजना में वर्ण चक्र पर काल्पनिक त्रिभुज मानकर उसके तीनों कोणों वाले 3 रंगों का चयन किया जाता है। अर्थात इसमें यदि एक रंग लाल है तो पीला और नीला रंग शेष रंग होते हैं, एक रंग हरा है तो बैंगनी व केसरिया शेष रंग होते हैं। इन रंग संगतियों के अलावा प्रखर, मंद, खंडीय आदि रंग नियोजन विधियों में भी प्रचलित में है। रूप किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति रूप कहलाती है। रूप का अपना आकार व वर्ण होता है, उसका साइज और कलर, जिसमें उसकी पहचान बनती है। चित्रतल पर प्रथम बिंदु के अंकन होते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्राय रूप 2 प्रकार के होते हैं, इसके टाइप बताएं 2। सम्मित रूप, यदि किसी रूपाकार को मध्य से विभक्त किया जाए तो दोनों भाग एक दूसरे की विलोम आकृति वाले होंगे, जैसे गिलास, फुटबॉल, वर्ग, घन आदि। ऐसे रूप नियमित रूप कहलाते हैं। ये अपेक्षाकृत साधारण सौंदर्य बोध वाले होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर बीच में से डिवाइड कर देंगे तो दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, वो उसको हम सम्मित रूप कहेंगे। असम्मित रूप
विभिन्नता युक्त होते हैं। ऐसे रूप गतिपूर्ण तथा अधिक सुंदर संयोजन को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे विषम त्रिभुज, केतली आदि। रूप एवं अर्थसार। रूप का तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति से है, वही चित्र में प्रस्तुत विषय वस्तु को अर्थसार करते हैं। प्राय कलाकृति में दो प्रकार के अर्थसार माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत, जिस कलाकृति का संबंध केवल कलाकार तक ही सीमित हो तथा उसमें प्रयुक्त विषय वस्तु कलाकार के लिए आत्मसंतुष्टि मात्र हो, उसका अर्थसार व्यक्तिगत होता है। इसे निम्न स्तर का माना जाता है। सामुदायिक, वह कलाकृति में प्रस्तुत भाव संपूर्ण समाज के लिए हो, जिसमें सबके मंगल की भावना हो, वह सामुदायिक अर्थसार होता है। ऐसे अर्थसार वाली आकृति को श्रेष्ठ माना जाता है। सच्ची कलाकृति में सामुदायिक अर्थसार होता है, यानी कि जो सामुदायिक कलाकृति है उसको ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें सबके लिए एक मंगल कामना की जाती है और उसकी जो जिस भाव से वो बनाया जाता है वो सभी को समझ में आए। रूप के प्रभाव। सम एवं विषम रूपाकारों में मूल उद्गम के ज्यामितीय संरचनाएं होती है। इन ज्यामितीय रूपाकारों के विभिन्न भाव होते हैं, जिनके आधार पर कलाकार अपनी कृति में इनका चयन करता है। आयताकार रूप एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। त्रिभुजाकार रूप प्रगति, निश्चय, आत्मनिर्भरता, संतुलन का प्रतीक है। विलोम त्रिभुजाकार आकृति अशांति, असंतुलन और अधोगति। अंडाकार रूप निरंतरता, सौंदर्य और सृजनात्मकता। वृत्ताकार रूप गति, तटस्थता और पूर्णता, विशालता को प्रस्तुत करता है। इसमें इनके जो चित्र किस तरह होंगे आप जानते हैं कि जो पहला है हमारा आयताकार, वो आयताकार किसे कहते हैं, ये हमारा आयताकार रूप है। दूसरा त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार। विलोम त्रिभुजाकार रूप यानी कि इसी का ही उल्टा, त्रिभुज का उल्टा। फिर है अंडाकार रूप, जो कि ओवल शेप कहते हैं, और वृत्ताकार यानी सर्कल। ये सारे हमारे रूप हैं। रूप विविधता कलाकृति को एक रसता से बचाने के लिए तथा विषय वस्तु को यथार्थपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अंकित रूपाकारों में विविधता होनी चाहिए। इसके लिए आकारों में अनुपात परिवर्तन, वर्ण विविधता, छाया प्रकाश, पोत आदि द्वारा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जब पिक्चर बनाई जाती है तो उनके आकारों में बदलाव किए जाने चाहिए, और जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें शेड्स वगैरह सब यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमने मेन उसमें चित्र बनाया है, जो पिक्चर बनाई है जिस चीज़ की, वो उभर के सामने आ सके। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है तान, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।